नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डिके सर। दोस्तों आज हम करने वाले आपके स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके की बात करते हैं। और जीके के टेस्ट आपका जो माइनर टेस्ट एक हो चुका है, इस माइनर टेस्ट एक का क्या करने वाले दोस्तों, हम एनालिसिस करने वाले यानी कि विश्लेषण करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, माइनर टेस्ट एक कब होता है। यह होता है दोस्तों आपके 1 फरवरी 2026 को। कब होता है आपका? 1 फरवरी 2026 को आता है। जब भी हम किसी टेस्ट की शुरुआत करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उस टेस्ट का सिलेबस पता होना चाहिए आपको कि इस टेस्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से सिलेबस से आपके क्वेश्चन आए थे। यानी सिलेबस आपको पूरा तैयार होना चाहिए। सिलेबस की बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन आपकी बात करें तो भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के टॉपिक पूछे गए थे यहाँ पर, और भारतीय इतिहास से 3 टॉपिक इसमें शामिल किए गए थे माइनर टेस्ट एक के अंदर। पहला टॉपिक था दोस्तों आपके 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी 1857 की क्रांति लिख देता हूँ दोस्तों। दूसरा टॉपिक लिया गया था दोस्तों, इसी के अंदर आपकी बात करें भारतीय इतिहास के अंदर 19वीं और 20वीं शताब्दी की आपके सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। 19वीं व 20वीं शताब्दी के सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण टॉपिक था। और तीसरा टॉपिक दोस्तों भारतीय इतिहास में प्रमुख टॉपिक था आपका प्रमुख नेता से, वो थे दोस्तों आपके बंकिम चंद्र को लिया गया था। किसको लिया गया था दोस्तों? आपके बंकिम चंद्र को लिया गया था। क्यों लिया गया था? सबसे पहले इस टेस्ट का देखो, बंकिम चंद्र की बात करें, सबसे पहले प्रमुख नेता बंकिम चंद्र क्यों लिया गया? क्योंकि वंदे मातरम की 150वीं जयंती थी और वंदे मातरम काफी चर्चा में रहता पूरे देश भर में। तो आपको चर्चित विषय वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा याद करने हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। यदि 2025 को यदि आप आधार मान रहे हो तो आपने देखा होगा ज्यादातर आपके चर्चित क्वेश्चन पूछे गए थे। वही बात करें दोस्तों, इसमें दूसरे टॉपिक यानी दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो राजस्थान भूगोल का टेस्ट था ये। और राजस्थान भूगोल से आपके 5 टॉपिक लिए गए थे। कितने टॉपिक लिए गए थे दोस्तों? 5 टॉपिक लिए गए थे। पहला टॉपिक दोस्तों आपके राजस्थान भूगोल की बात करें तो अवस्थिति विस्तार, यानी राजस्थान की अवस्थिति विस्तार आकृति आकार से पहला टेस्ट यानी टॉपिक की बात करें वो था आपका, यानी अवस्थिति विस्तार लिख देता हूँ दोस्तों, शॉर्ट के अंदर आपको याद होना चाहिए। दूसरा टॉपिक आपका दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं राजस्थान भूगोल के अंदर, वो था दोस्तों आपके भौतिक प्रदेश। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, भौतिक प्रदेश। तीसरा टॉपिक था दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की जलवायु, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म आता है, 100% आता है आपका। 100% आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे कोपेन से पूछे, चाहे थानवेट से पूछे या अन्य विशेषताओं से पूछे, संवर्षा रेखा वाला पूछे, एक क्वेश्चन आपका जलवायु से हमेशा आता ही आता है। चौथा टॉपिक था दोस्तों आपका मृदा से, और मृदा से भी आपका एक टॉपिक आपके ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाता है। और पांचवा टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट था वो था आपका जननायकीय विशेषताएं। जननायकीय विशेषताएं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत बार आपका एक क्वेश्चन 2 भी पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है जो 100% आने वाले हैं। क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इन टॉपिकों को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए या कौन सी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ये पता होना चाहिए साथ साथ यदि आप एनालिसिस करते हो। वही बात करें दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन की बात करें, यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन की, तो शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा टॉपिक था दोस्तों? आपके आरटीई एक्ट 2009 था। आरटीई एक्ट 2009 था और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये करवाया था आपको टॉपिक वाइज टेस्टों के माध्यम से, और सारे के सारे क्वेश्चन वैसे वहाँ पर आए आपके। मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, मैथ से यहाँ पर संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा क्वेश्चन थे आपके दोस्तों? संख्या पद्धति से क्वेश्चन थे। और वही बात करें आपके हिंदी से, तो हिंदी से दोस्तों यहाँ पर आपके पूछे गए थे आपके जो शब्द थे, आपके शाब्दिक शब्द थे और संधि थी आपकी, संधि विच्छेद वगैरह यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, वही बात करें राजस्थान करंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी तो आपका पूछा गया था इस टेस्ट के अंदर। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों भारत और विश्व के अंदर पूछा गया था। भारत, विश्व और राजस्थान, इन तीनों की बात करें तो आपके अक्टूबर माह का करंट अफेयर पूछा गया था। कौन से माह का करंट अफेयर पूछा गया था? अक्टूबर माह का करंट अफेयर पूछा गया था। ये था दोस्तों आपके माइनर टेस्ट ए का सिलेबस, जो आपके माइनर टेस्ट ए के अंदर आपके आया था दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है ये सारे के सारे टॉपिक हमने टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से अपने किए हैं। ये टेस्ट कहाँ पर होते हैं? टॉपिक वाइज टेस्ट दोस्तों, यानी जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बैच के अंदर डेली टेस्ट होता है, प्रैक्टिस होती है, टारगेट होता है, उसी आधार पर ये टेस्ट आपके जो पूरा सिलेबस था माइनर टेस्ट ए का, जो हमने एनालिसिस किया था। पहले हमने यूट्यूब के ऊपर इन 6 दिन तक इन टेस्टों की बात करी, इन टॉपिकों को एनालिसिस कर चुके हैं। एनालिसिस आपने देखा भी होगा, और इसका कितना बेनिफिट मिला इस टेस्ट के अंदर वो कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि अन्य दोस्तों को भी पता चले। वही बात करें दोस्तों, ये सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट अपने ऐप के ऊपर होते हैं, और ऐप का नाम है दोस्तों आपके PAP बाई DK सर। PAP बाई DK सर, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आपका साप्ताहिक टेस्ट के रूप में भी ये टेस्ट होता है, जहाँ पर लगभग आपकी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 475 दोस्त आपके जुड़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से इनके साथ आप तुलना भी कर सकते हो। और सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, कंटेंट, पेरी कंटेंट, वही बात करें आपके नोट्स वगैरह,
ठीक है, शॉर्ट नोट्स और ऑथेंटिक बुक भी यहाँ पर इस ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल करवा दी गई है, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने टेस्ट ए का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ साथ दोस्तों बात करते हैं आपकी इस टेस्ट की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर तो मिलेगी, साथ साथ इसी ऐप की पीडीएफ, इस टेस्ट की पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ऊपर भी मिलेगी आपको। किसके ऊपर मिलेगी दोस्तों? टेलीग्राम के ऊपर भी इस सॉल्यूशन यानी एनालिसिस जो हम करने वाले हैं इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और टेलीग्राम का नाम है दोस्तों अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। जिस चैनल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी चैनल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। शुरुआत करते हैं हम आपकी मैथ से। और सबसे ज़्यादा एसएसटी वालों को मैथ में प्रॉब्लम हुई थी लास्ट टाइम 2025 के अंदर, तो मैथ को थोड़ा सा ध्यान से रखना क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आपके आते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग। तो यहाँ पर मैथ वाली यदि पोर्शन अच्छा है तो आपको 40% में दिक्कत नहीं होगी। तो मैथ पर को ऐसा मत समझना कि छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसएसटी वालों को प्रॉब्लम हुई 2025 के अंदर। जैसा कि हमने देखा है, एनालिसिस करवाया है, दोस्तों का फीडबैक आया था, तो वो थोड़ा देखने को लायक है। तो उसी को ध्यान रखते हुए इस बार प्रैक्टिस आपकी मैथ की प्रैक्टिस हम करवाएंगे बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से। टेस्ट भी होगा आपका आपके ऊपर और वहाँ पर आपको मैथ की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक पूर्णांक एवं उसके वर्ग का योग होता है। एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं, माना पूर्णांक क्या है। माना पूर्णांक है आपका x, पूर्णांक क्या है दोस्तों आपका x मान लेते हैं, ठीक है। एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वर्ग हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। यानी x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा है, वर्ग का योग यानी इन दोनों का योग, यानी पूर्णांक और उसके वर्ग का योग क्या हो जाएगा, यानी योग की बात करें तो योग हो जाएगा दोस्तों आपकी x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, x कॉमन ले सकता हूँ तो x प्लस 1 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x और x प्लस 1। इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हो, इस चीज़ से हो जाएगा कि एक पूर्णांक एवं उसके वर्ग का योग सदैव एक पूर्णांक और एक पूर्णांक का वर्ग का योग सदैव क्या होता है दोस्तों, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है दोस्तों, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर याद करो दोस्तों, यहाँ पर याद क्या कर लेंगे दोस्तों, पूर्णांक व पूर्णांक के वर्ग का योग, वर्ग का योग सदैव सदैव दो क्रमागत संख्याओं का, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है दोस्तों। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 3 क्रमागत संख्या। दोस्तों यहाँ पर देखो बात करते हैं आपकी, मान लेते हैं वो संख्या, मान लेते हैं पूर्णांक, मान लेते हैं संख्या 2 है, ठीक है। और इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। इन दोनों का योग देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका योग क्या हो जाएगा, योग की बात करें तो 2 प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका। तो देखो 2 और 2 के बाद में क्या आ रहा है, 3। दो क्रमागत संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या पूछा है कि एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग होता है सदैव विषम संख्या। आप देखो बात करते हैं, इनका योग करते हैं। जैसे 2 क्रमागत संख्या हो गई दोस्तों, ये पूर्णांक, और तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस 3 करेंगे हम तो कितना आएगा दोस्तों, आपकी 5 आएगा। और 5 सम संख्या है क्या विषम संख्या है दोस्तों, क्या होती है आपकी 5 एक, अच्छा गुणनफल, सॉरी गुणनफल करना था हमें। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक बात थोड़ी सी, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी संख्या क्या थी, संख्या थी हमारी पूर्णांक 2 मानी, संख्या का वर्ग 4 हो गया। इनका योग देखो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 6। 6 दोस्तों सम है क्या विषम है दोस्तों, सम संख्या। कैसी आपकी सम संख्या है। तो आप सभी को क्या याद करना है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है दोस्तों, एक सम संख्या होता है। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है दोस्तों आपका, सदैव एक सम संख्या होती है, सदैव एक सम संख्या होती है, सम संख्या होती है।
तो ये याद कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सदैव एक सम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना चलो करते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। बिल्कुल सत्य बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों, वास्तविक संख्या की बात करें, रियल नंबर की बात करें हम, तो वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, या तो आप परिमेय संख्या हो सकती है, जिसे आपके P/Q रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, जीरो होता है दोस्तों। या क्या हो सकती है दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या आप एग्जाम्पल के तौर पर पाई ले सकते हो। पाई क्या है दोस्तों आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बिल्कुल ये दो संख्या वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो मैंने पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल राइट। जैसे हम इसका कोई अंत नहीं है, पाई का कोई अंत नहीं है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर बात करते हैं, हमें दे रखा है 43/2⁴ इंटू 5⁴ है। दशमलव के 4 स्थानों के बाद शांत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो नीचे आपके हर के अंदर देखना है 2⁴ दे रखी है, 5⁴ दे रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 10 बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, 10 बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 43 इंटू 5 से गुणा कर देंगे ऊपर भी, और 2⁴ इंटू 5⁵ इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से कर देंगे। अब दोस्तों आप सभी को पता है, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 इंटू 5 अपॉन 2⁴ इंटू 5⁴ हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यदि दोनों संख्याओं की घातें समान है तो उनको एक कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं हम। तो 43 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखो 43 से 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 1 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, 215 हो जाएंगे दोस्तों। 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। तो 10 की पावर 4 है, तो आप सभी को पता है 215 बटा 10 की पावर 4, यानी 10 के कितने बिंदु हो जाएंगे, 4 बिंदु। अब ऊपर बिंदु लगाएंगे तो संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 0.0। 4 अंकों को छोड़कर संख्या आएगी दोस्तों आपकी। तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अलग पेन से लिख देता हूँ मैं आपको ताकि आपको याद रहे, 0.0215। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 2 3 4 अंकों के बाद क्या हो जाती है, संख्या शांत हो जाती है, यानी कंटिन्यू चलती है। जैसे पाई के मान की बात करें, पाई जैसे 3.1414 ऐसे चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। तो यहाँ पर संख्या क्या हो रही है दोस्तों, शांत हो रही है। 4 अंकों के बाद क्या हो रही है दोस्तों, संख्या शांत हो रही है। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद करना दोस्तों, कोई संख्या है, यहाँ पर दोस्तों संख्या की मात्रा मान लेते हैं x, ठीक है, x संख्या है। यहाँ पर बात करते हैं n की पावर m है, और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों n की पावर या n की पावर k, सॉरी y की पावर k लिख देता हूँ। यदि ऐसा है आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 10 का मल्टीपल गुणन करना है। ये आप चीज़ें याद करनी है आपको। तो हमें क्या बनाना है दोस्तों, नीचे 10 का गुणन बनाना है। ये चीज़ें आपको याद करनी है, गुणन बनाना है। थोड़े ट्रिक के साथ थोड़ा याद कर लेते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि ये किस हिसाब से किया हमने। तो ऑप्शन नंबर A B C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर दे रखा है 0.17 और 59 पर बार लगा हुआ है, प्लस 0.30 पर बार लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सीधा फॉर्मूला होता है आपका। कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका दोस्तों, 0.17 का बार दिया हुआ है हमें, प्लस 0.30 का बार दिया हुआ है। दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, जो संख्या के ऊपर बार है उसके नीचे बटा में क्या लिख देते हैं दोस्तों, 99 लिखते हैं। कितने लिखते हैं दोस्तों आपके, 99 लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, जैसे संख्या दी हुई हमें 17×59, तो 17×59 हमें सीधे लिख लेनी है, ठीक है, सबसे पहले तो। और देखो दोस्तों कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, उतने जितने अंकों पर बार है उतने आपको 9 लिख देने। कितने लिख देने आपके, 9 लिख देने। अब दोस्तों देखो यहाँ पर देखो पॉइंट के आगे जो संख्या है और उसके ऊपर बार नहीं है, उस संख्या क्या करना है दोस्तों, जो मूल संख्या आपकी उससे क्या करना है, घटाना है। क्या करना है दोस्तों, घटाना है, यानी माइनस करना है। तो माइनस कर देंगे, प्लस यही तरीका यहाँ पर लगाओ। तो मूल संख्या कितनी है आपकी, 3041 है। कितनी है आपकी, 3041 है। कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, 2 संख्या पर, तो 2 9 लिख देंगे। पॉइंट के आगे कितनी ऐसी संख्या जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, तो 30 है दोस्तों, तो 30 को क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देखो 1759 से 17 जाएंगे तो 9 से 7 गए तो दोस्तों 2 बचेंगे आपके,
ठीक है, 5 से 1 गया तो 4 बचेंगे, 1742 बचा बटा 99 आ जाएगा आपका। प्लस यहाँ पर देखो दोस्तों 30 जाएंगे तो 1 में से 0 गया तो 1, 3 में से 4 में से 3 गया तो कितना बचा गया दोस्तों आपका 1 बचेगा और 30 आ जाएगा। ठीक है, 3011/99 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों 99 आ जाएगा। और जितनी संख्या पर बार नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, जितनी संख्या बार नहीं उतने जीरो भी लिखने हैं। क्या लिखने हैं दोस्तों, जीरो भी लिखने हैं। क्या आ जाएंगे दोस्तों, जीरो आ जाएंगे। इन संख्याओं में देखो दोस्तों 99 नीचे कॉमन आ रहा है बट्टे के अंदर, तो 99 हम लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1742 + 3011। इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, 4743/99 आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इसी को वही फॉर्मूला बनाना है वापस बार वाली संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है हमें, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों इसके अंदर अभी भाग देखते हैं हम, आपकी 99 का भाग देते हैं तो हमारा आता है दोस्तों, सबसे पहले जाता है 4810 का बार अपना देखने को मिलेगा दोस्तों, सॉरी 01 48.48010101 ऐसे चलता रहेगा अपना। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 0.4801 का बार लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन भाग देके देख लेना, यही आएगा आपका 0.48010101 ऐसे चलता रहेगा अनंत तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम संख्या बार बार आ रही है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं दोस्तों, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है तो दो क्रमिक संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी। तो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि m एक क्या है दोस्तों, m एक सम संख्या है। क्या है दोस्तों आपकी, m एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, m एक सम संख्या हो गई। चलो तो m² - 1 का गुणनफल हमें क्या दे रखा है दोस्तों, m² - 1 का गुणनफल दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम a² - b² का ये है यहाँ पर, तो a - b a + b लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं m - 1 m + 1 लिख सकता हूँ। दो संख्या का गुणनफल हो गया। हमें क्या दे रखा है दोस्तों, m एक सम है, m एक सम है तो संख्या मान लीजिए सम संख्या, मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं। 2 क्या है एक दोस्तों सम संख्या, या 2 से नहीं समझ में आया तो आप 4 मान लेना। 4 भी कहते हो दोस्तों एक सम संख्या ले लीजिए। तो m का मान रखिए यहाँ पर 4, m बराबर क्या माना मैंने 4 माना दोस्तों। 4 रखेंगे तो 4 - 1 और 4 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 में से गया तो 3। ठीक है, और 4 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 15। ठीक है, वही संख्या यदि आप 2 मानते हो, संख्या 2 मान लेते हैं, दूसरा ऑप्शन ये भी क्या है दोस्तों एक सम संख्या है, तो m बराबर 2। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों आपकी देखो 2 - 1 2 + 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 में से गया तो 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो क्या जाएगा 3। देखो यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। दोनों संख्या क्या है दोस्तों आपकी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और ये भी क्या है दोस्तों 3 भी विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता क्या चल रहा है दोस्तों कि m एक सम है, m² - 1 का गुणनफल है तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल है दोस्तों। क्या है दोस्तों, दो विषम संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्याओं का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विषम संख्याओं का गुणनफल है 2, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों। फिर से वही क्वेश्चन आया, देखो दोस्तों क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन दे रखा है हमें 0.11 का बार + 0.22 का बार। ठीक है, कोष्टक के बाहर दे रखा है ×3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, देखो 11 लिखना है जो मूल संख्या, ठीक है, बटा कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार, तो 99 लिखना है। पॉइंट के आगे एक भी संख्या नहीं है तो घटाना नहीं है कुछ भी। ठीक है, पॉइंट के आगे की बात करें और यदि बार नहीं होता तो उसके जितने जीरो है वो नीचे उतने जीरो लगा देते हैं, जितनी संख्या होती है उतने जीरो नीचे लगा देते हैं हम। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, मूल संख्या 22 है, तो कितनी संख्या पर बार है 2 पर, तो 99 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों दोनों बटा के अंदर 99 आ रही है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 99 हो जाएगा। तो 11 + 22 इंटू 3 हो जाएगा। तो 11 + 22 कितने हो जाएंगे दोस्तों 33 हो जाएंगे, बटा 99 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों। 33 का 99 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/3 इंटू 3, 3 भाग में 3 गुणा में तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों अपना 1 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों अपना 1 बचेगा, अपना राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका दोस्तों, संख्या 2 की पावर रूट 3 है तो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, रूट 3 दिख रहा है यहाँ पर ऊपर देखो भाग में, चाहे बट्टे में हो चाहे गुणा में हो। तो रूट 3 क्या है दोस्तों, आपकी अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, आपकी अपरिमेय संख्या है। अतः 2 की पावर रूट 3 भी क्या होगी दोस्तों, आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। चाहे गुणा में हो चाहे पावर में हो चाहे भाग में हो, तो क्या होगी दोस्तों, आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। रूट 23 रूट 225 0.3796 और रूट 7 संख्या में परिमेय संख्याओं का योग क्या है। यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्याओं का योग पूछा हमें। क्या पूछा हमें, परिमेय संख्या का योग। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों याद करना, हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो क्वेश्चन दे रखा है हमें रूट 23 दे रखा है हमें। तो रूट 23 क्या p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये क्या है दोस्तों, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। रूट 7 भी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो ये दो संख्या तो आप कैंसिल हो गई, तो इनका तो योग करना ही नहीं था। अब हमें दे रखी है दोस्तों, देखो रूट 225 दे रखा है। तो रूट 225 की बात करें तो किसका स्क्वायर है दोस्तों, 15 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। 15 क्या है दोस्तों, आपकी एक परिमेय संख्या। क्या संख्या है दोस्तों, आपकी परिमेय संख्या। वहीं बात करें देखो दूसरी संख्या दे रखी है हमें, तीसरी संख्या 0.3796। क्या दे रखी है, 0.3796 दे रखी है। ये भी क्या है दोस्तों, आपकी एक परिमेय संख्या। इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें क्या पूछा है, परिमेय संख्या का योग पूछा है। तो इनका योग हो जाएगा दोस्तों 15 प्लस 0.3796। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15.3796। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, बिल्कुल राइट। दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, कैसे हो सकता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, कैसे। कोई एग्जांपल तो होना चाहिए ना। तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आपकी है दोस्तों संख्या ले लेता हूँ मैं, रूट 2 और रूट 2। ये दो अपरिमेय संख्या हैं। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इनका योग करते हैं, योग करते हैं तो क्या जाएगा दोस्तों, रूट 2 प्लस रूट 2 क्या जाएगा दोस्तों, आपकी 2√2 आ जाएगा। तो क्या दोस्तों, 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, आपकी एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि हम दो संख्या ले, फिर से एग्जांपल √2 और -√2 ले लें, √2 और -√2, तो इनका योग करो दोस्तों, √2 -√2 क्या जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और 0 क्या है दोस्तों, आपकी एक परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर सही दे रखा है दो अपरिमेय संख्याओं का योग। ये नहीं दे रखा है कि धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझना है, देखो पॉइंट टू पॉइंट हमें याद करना है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल राइट। जैसे मान लीजिए 2 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इनका योग देखो 2 प्लस √3, चाहे गुणा में हो चाहे भाग के अंदर हो, सारी क्या होगी दोस्तों, आपकी सदैव अपरिमेय संख्या आएगी। अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ना 2 की पावर √3, वैसी कथन पर आधारित था। एक शून्येतर परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल राइट। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें सत्य कथन पूछा है तो क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। कोई संख्या रेखा है, ये अपनी क्या होती है दोस्तों, संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या निरूपित करता है, ये बिंदु अंकित है दोस्तों। ये क्या निरूपित करते हैं बताओ भाई, अद्वितीय वास्तविक संख्या निरूपित करते हैं, वास्तविक संख्या। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा सरल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है भाई। घटते हुए क्रम में तो आपको इन सभी का मान याद होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 1 है, ठीक है। ऑप्शन 2 है, पाई का मान 3.14 ले लेते हैं। 2 का मान क्या था दोस्तों, √2 का मान कितना होता है बताओ भाई, √2 का मान कितना होता है आपका 1.414 होता है, 1.414 लिख देता हूँ, ठीक है। वही बात करें हम आपके √3 का मान कितना होता है दोस्तों, आपका √3 का मान होता है आपका 1.732 होता है ना। क्या होता है आपका 1.732 होता है। हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है,
क्या करना है दोस्तों, हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कर दीजिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा बात करें किसका हो जाएगा, तो पाई का हो जाएगा, कितना 3.41 है, 3.14 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों इससे कम किसका हो जाएगा दोस्तों, इससे कम हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, बी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, बी के बाद हम दोस्तों आपका यहाँ पर देखो 1.7 दे रखा है, 1.7 दे रखा है तो √3 आ जाएगा। फिर दोस्तों √2 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। फिर दोस्तों 1 आ जाएगा। ये आपका घटता हुआ क्रम हो जाएगा। यानी कि क्रम की बात करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, सी बी, ठीक है, ई डी और ए, ये अपना क्रम होगा। तो ये कौन से क्रम में है दोस्तों, देखते हैं अगले ऑप्शन के अंदर, CBEDA, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप टेस्ट देख के भी दे सकते हो अपने ऐप के ऊपर, PAPY DK सर के ऊपर। वहाँ पर भी आपको मैथ को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से समझा जाएगा। साथ साथ जीके की क्लास तो चल ही रही है, अपनी रिवीजन टेस्ट अपने चल ही रहे। राजस्थान के कौन से जिले जून से सितंबर माह तक 90 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, 90 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए किस का उपयोग करना चाहिए, आपको मैप अच्छे से आना चाहिए। तो मैप की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये अपना राजस्थान का मैप है। देखो सबसे पहले तो आपको मैप के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा मैं। आप सभी को पता है कि मध्यवर्ती रेखा कौन सी अपनी राजस्थान की, अरावली। मध्यवर्ती रेखा क्या है अपनी, अरावली है दोस्त, आप सभी को पता है। अरावली कितने सेमी वो समवर्षा रेखा पर है दोस्तों आपकी, यह है दोस्तों आपकी 50 सेमी समवर्षा रेखा पर। कितनी सेमी समवर्षा रेखा पर अरावली दोस्तों, 50 सेमी समवर्षा रेखा पर स्थित है दोस्तों। आप सभी को पता है इससे 50 सेमी से अधिक इधर बात करें तो आपके पश्चिम में वर्षा कैसे होती है दोस्तों, कम होती है। और आपके पूर्व में कैसे होती है वर्षा, अधिक होती है दोस्तों। इधर क्या होती है आपकी दोस्तों, अधिक वर्षा होती है। और पश्चिम की बात करें दोस्तों, पश्चिम में वर्षा क्या होती है दोस्तों आपकी, कम होती है। अरावली के पश्चिम में वर्षा कम होती है और पूर्व में अधिक होती है। ऑप्शन काटने की बात करते हैं, यानी जिलों की बात करें तो ऑप्शन कैसे कट सकते हैं, आप सभी को पता है। जैसे हम बात करें, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इसमें पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा कितने भागों में बांटती है दोस्तों, 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। और पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पश्चिम सीमा कितनी पड़ी थी हमने दोस्तों, 10 सेमी समवर्षा रेखा पड़ी थी। ठीक है, तो आप देखो वर्षा का क्रम हमें पता चल रहा है, वर्षा का क्रम हमें पता चल रहा है दोस्तों। यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, 10 से 20 सेमी कहाँ पर होती है दोस्तों, अपने जैसलमेर के अंदर होती है। आप लोगों को बात करते हैं, हमें ऑप्शन काटने दोस्तों। हमें पूछा है 90 सेमी से अधिक। जून से सितंबर में आपका वर्षा काल आता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा इसी समय होती है आपकी। अरब सागर की शाखा से कम होती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये चीज़ें हम टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है अलवर, सॉरी जयपुर और अलवर। जयपुर यहाँ पर दोस्तों अरावली के जस्ट निकट, और अलवर आपका इधर आता है आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सॉरी ऊपर की तरफ आता है अलवर आपका। यहाँ पर मान लेते हैं जैसे अपना मैप है उस हिसाब से। तो यहाँ पर 90 सेमी वर्षा थोड़ी होती है। देखो यहाँ से तो शुरुआत होती है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यहाँ पर होती है। सर्वाधिक यहाँ पर होती हैं झालावाड़ के अंदर होती है, कितने दोस्तों, 100 सेमी। ये चीज़ें भी आपको पता है। ठीक है, और अरावली के जस्ट निकटतम बात करें, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है आपकी दोस्तों, 60 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है। कितनी, 60 सेमी, 60 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है दोस्तों। 80 सेमी वाला क्वेश्चन आपका लास्ट 2025 के अंदर पूछा गया था। थोड़ा सा मैप छोटा पड़ेगा अपना। इधर से गुजरती है दोस्तों आपकी 80 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, बाकी आगे के दोस्तों 80 से ऊपर आ जाती है इधर प्लस वाला। ये यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर 90% पूछा है, 90% से अधिक। दोस्तों जयपुर दे रखा है, यहाँ पर जयपुर और अलवर दे रखा है। जयपुर और अलवर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपकी 60 से 80 के बीच की वर्षा होती है, 60 से 80 सेमी के बीच वर्षा होती है। भीलवाड़ा टोंक दे रखा है दोस्तों। भीलवाड़ा टोंक की बात करें आपकी, भीलवाड़ा और टोंक आए दोस्तों, तो यहाँ पर भी कितनी होती है दोस्तों, भीलवाड़ा टोंक के अंदर 60 से 80 सेमी वर्षा होती है। ठीक है, सीधे सीधे ऑप्शन कट रहे हैं देखो। यहाँ पर दोस्तों फिर से भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, भरतपुर धौलपुर आ गया दोस्तों आपका। तो यहाँ पर भी कैसी होती है वर्षा दोस्तों, भरतपुर धौलपुर में भी 60 से 80 के बीच होती है। तो बच्चा कौन सा, सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ और दक्षिणी बारा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पता है कि पश्चिम में आपकी कम वर्षा होती है, पूर्व में आपको अधिक वर्षा होती है। आपको ये पता है कि अरावली एक मध्यवर्ती समवर्षा रेखा पर स्थित है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 50 सेमी समवर्षा रेखा है। तो आप आराम से ऑप्शन काट सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 सेमी बांटती है। अरावली के जस्ट आगे की बात करें, जयपुर टोंक जो आपका है, यहाँ पर 60 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है। कितनी, 60 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है। और इससे ऊपर 80 और 80 से ऊपर
सबसे ज़्यादा आपके सर्वाधिक झालावाड़ के अंदर होती है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन काट सकते हो। समवर्षा रेखा का क्रम की बात करें, जिलों की बात करें, तो इसी हिसाब से आप याद कर सकते हो। यदि आपको मैप याद है, आपको वर्षा का क्रम याद है कि राजस्थान में वर्षा कौन सी तरफ से कौन सी तरफ अधिक और कम होती है। दोस्तों आपकी बात करें वर्षा का घटता क्रम की पूछे आपको, तो आपके दक्षिणी पूर्व से आपके उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा का क्रम दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर घटता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अरब सागर की शाखा केवल दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है, और अरब सागर की शाखा की बात करें कहाँ से प्रवेश करती है, मानसून आपकी बांसवाड़ा से प्रवेश करता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर बहुत बार, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे हमने डिटेल से किया सारा टॉपिक। यहाँ पर देखो बात करते हैं दोस्तों, कोपेन के राजस्थान जलवायु क्षेत्र के वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं कोपेन का वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण को हम समझते हैं, याद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम के अंदर। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कोपेन एक व्यक्तिगत वर्गीकरण था आपका राजस्थान की जलवायु का। वैसे विसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था राजस्थान की जलवायु को। फिर बात करें आपकी कोपेन और थानवेट और आपकी तिवार था कितने, उन्होंने राजस्थान के व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर राजस्थान कितने भागों में बांटा दोस्तों, आपके 4 भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को। तो कोपेन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा आपके दोस्तों, 4 भागों के अंदर बांटा था दोस्तों। 4 भागों का आधार क्या था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका पूछा गया है, और रीट मेंस के अंदर तो आपने देखा होगा, वो शायद क्वेश्चन डिलीट होगा। वैसे देखिए आधार की बात करें दोस्तों, इनका आधार था आपका वनस्पति व वर्षा। वनस्पति व वर्षा इसका आधार था कोपेन का। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले 4 भागों की बात करें तो आपकी बात करें 4 भागों को बांट देते हैं हम। ये भाग कौन सा था आपका दोस्तों, पश्चिमी भाग की बात करें तो BWSW के अंदर बांटा था दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों आपके दूसरा भाग कौन सा था आपका, BSSW। और तीसरा भाग कौन सा था आपका दोस्तों, तीसरा भाग था आपका CWG। CWG। और लास्ट चौथा भाग था दोस्तों आपका AW। झालावाड़ में भी कहता दोस्तों आपका AW था। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके BWSW की बात करें दोस्तों, BWSW उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। BWSW की बात करें दोस्तों आपके अशुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। CWG की बात करें दोस्तों आपका तो आपके उपादर जलवायु प्रदेश, उपादर जलवायु प्रदेश। वही बात करें दोस्तों आपके AW का तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाए आपके कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में विभाजित किया दोस्तों, 4 भागों के अंदर। कौन कौन से में दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, अशुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश और आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। BWSW, BSSW, CWG और AW, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही बात करें दोस्तों, हमें क्वेश्चन क्या पूछा, देखो अब प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले AW जलवायु में पाई जाती है, बिल्कुल राइट। यहाँ पर देखो दोस्तों प्रतापगढ़ कहाँ पर आपका, प्रतापगढ़ अपना यहाँ पर है, ठीक है। आपको मैप भी याद होना चाहिए। झालावाड़ कहाँ पर है दोस्तों अपना, यहाँ पर अपना झालावाड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीधा सा पता चल रहा है प्रतापगढ़ झालावाड़ में कौन सी जलवायु प्रदेश पाया जाता है दोस्तों, AW जलवायु प्रदेश पाया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। फलौदी व जैसलमेर जिलों में BWSW जलवायु प्रदेश पाया जाता है। फलौदी और जैसलमेर जिलों में BWSW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सत्य है। फलौदी कहाँ पर दोस्तों आपका, फलौदी वर्तमान यहाँ पर आपका लगभग सीमा की बात करें, फलौदी यहाँ पर आपका, और जैसलमेर अपना हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैसी पाई जाती है दोस्तों, BWSW जलवायु प्रदेश पाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर में BSSW जलवायु पाई जाती है। चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर में BS जलवायु पाई जाती है दोस्तों आपकी, कौन सी, BSSW जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल राइट। देखो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम क्या बात करते हैं, CW। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका उदयपुर है, यहाँ पर क्या दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ लिख देता हूँ, ठीक है। उदयपुर के नीचे थोड़ा सा मैप की वजह से याद कर लेते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर नीचे।
तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है दोस्तों, CWG पाई जाती है। और यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, BSSW दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, CWG पाई जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। अलवर भरतपुर CWG जलवायु पाई जाती है। अब आपको ये याद होना चाहिए अलवर कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर अपना अलवर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों अपना भरतपुर है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, CWG जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल राइट। तो मैप याद है तो आपको यहाँ पर गलत होने की संभावना नहीं होती। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं दोस्तों, पहला, दूसरा नहीं दोस्तों, पहला नहीं दोस्तों, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको और डिटेल से देखना चाहते हो तो अपनी जलवायु की क्लास, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट हमने किए, जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है दोस्तों, इसके अनुसार हमने सिलेबस का हमने एनालिसिस किया, यूट्यूब के ऊपर अपनी क्लासें पड़ी हुई है। PAP बाय डिकेशन ऐप के ऊपर आपका टेस्ट हुआ है, टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से साप्ताहिक टेस्ट भी आपका हो चुका है, जो आपका ये टेस्ट अभी चल रहा है, इसकी PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। BWSW की बात करें, यहाँ का प्रतिनिधि जिला क्या है दोस्तों आपका, BWSW का प्रतिनिधि जिला क्या है दोस्तों आपका, बताओ भाई, बीकानेर। अलग पेन से लिखना चाहूँगा ताकि आपको याद रहे। प्रतिनिधि जिला की बात करें दोस्तों तो क्या जाएगा दोस्तों आपका, बीकानेर। थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं। BSSW का प्रतिनिधि जिला कौन सा था दोस्तों आपके, BSSW का प्रतिनिधि जिला की बात करें तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, P लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, नागौर। ठीक है, वही बात करें दोस्तों आपके CWG का प्रतिनिधि जिला क्या था दोस्तों आपका, पीला तो दिखेगा नहीं आपको। CW का प्रतिनिधि जिला क्या था दोस्तों आपका, CW का प्रतिनिधि जिला था आपका टोंक। क्या था दोस्तों आपका, टोंक प्रतिनिधि जिला था। वही बात करें AW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका, बांसवाड़ा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, BSSW में जलवायु वनस्पति कैसी पाई जाती है आपकी दोस्तों, स्टेपी तुल्य वनस्पति, स्टेपी तुल्य वनस्पति। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में स्टेपी तुल्य वनस्पति कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो BSSW के अंदर पाई जाती है। AW के अंदर बात करें दोस्तों आपके सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, सवाना तुल्य वनस्पति। AW जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, CWG, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई, AW जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोपेन का वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वर्षा की बात करें, यहाँ पर वर्षा की बात करें कौन से क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है, ठीक है। जैसे आपके BWSW के अंदर 10 से 20 सेमी, वही बात करें आपके दोस्तों BSSW के अंदर 20 से 40 सेमी, क्योंकि अरावली के पश्चिम में अशुष्क प्रदेश है दोस्तों, तो अरावली 50 सेमी है। अरावली के पश्चिम के अंदर क्या है दोस्तों आपका, BWSW जलवायु प्रदेश आता है कोपेन के अनुसार। फिर बात करें दोस्तों आपके CWG जो आपके 40 से 80 सेमी है, अरावली के पूर्व में 40 से 80 सेमी के अंदर आता है। और सबसे दक्षिण की बात करें AW, जहाँ पर वर्षा आपका 80 से 100 सेमी समवर्षा रेखा आती है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से भी हम टॉपिक वाइज एनालिसिस के माध्यम से पढ़ चुके हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपको राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अशुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु निम्न में से किस जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन आ गया आपका, स्टेपी तुल्य वनस्पति या कांटेदार झाड़ियाँ हैं कौन से क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर तो क्या पाया जाता है दोस्तों आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कोपेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोपेन की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों आपकी BSSW, तो यहाँ सॉरी BWSW, उल्टा लिख दिया मैंने, BWSW, तो यहाँ तो नहीं पाई जाती दोस्तों। जयपुर, खेरता, तिजारा, अजमेर, यहाँ पर कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु प्रदेश पाई जाती है दोस्तों, CWG, तो यहाँ पर भी दोस्तों नहीं पाई जाती। यानी बात करें उपाध्याय जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर उपाध्याय जलवायु प्रदेश में नहीं पाई जाती आपकी स्टेपी तुल्य, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों शुष्क जलवायु पाई जाती है, कैसी शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर भी नहीं पाई जाती। ब्यावर, टोंक, राजसमंद, चूरू, पाली, नागौर, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चूरू, पाली, नागौर, यहाँ पर कैसी पाई जाती है दोस्तों, अशुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है, अशुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। सामान्य वर्गीकरण की बात करें या कोपेन की बात करें तो यहाँ पर BSSW पाया जाता है। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों आपकी, वनस्पति पाई जाती है आपकी स्टेपी तुल्य वनस्पति,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यावर, टोंक, राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर भी कौन सा पाया जाता है दोस्तों, CWG पाया जाता है। और CWG की प्रतिनिधि जिला भी कौन सा आपका टोंक है, यानी उपाधि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं, उपाधि जलवायु प्रदेश। और सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण के अंदर राजसमंद आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। अभी देखेंगे, अभी सारे वर्गीकरण करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैंने कॉपियन का वर्गीकरण आपको फिर से रिवीजन करवा दिया क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या अपना, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से करवाया है दोस्तों। बताओ भाई। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, पहला दे रखा है आपका 76.2%, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 79.2%, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 61.4% और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 70.9%। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, ग्रामीण साक्षरता दर पूछिए राजस्थान की तो आपकी 61.4%, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की साक्षरता दर को समझते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर को समझते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करें 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। 2011 में थी दोस्तों आपकी 66.1%। कितनी थी आपकी, 66.1% थी। यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है कि 2001 में कितनी थी दोस्तों, 2001 में थी 60.4%। वृद्धि हुई, कमी हुई दोस्तों, आपकी वृद्धि हुई है। क्या हुई दोस्तों, आपकी वृद्धि हुई है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपका साक्षरता से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थान कौन सा है राजस्थान का दोस्तों, आपका स्थान आपका 26वां। साक्षरता में राजस्थान का भारतीय स्थान कौन सा है दोस्तों, आपका 26वां है। और भारतीय साक्षरता आप सभी को बताया, मैंने कल ही बताई थी, आपकी 73% है। कितनी आपकी 73% है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साक्षरता के निकटतम जिला कौन सा आपका, निकटतम जिला, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार। तो दोस्तों वो है आपका करौली। कौन सा आपका, करौली है। और करौली की साक्षरता दर कितनी है, 66.2 है दोस्तों। कितनी आपकी 66.2 है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके सर्वाधिक का, सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले के अंदर है। तो मैंने बताया था आपकी सर्वाधिक इसमें आपके दोस्तों कोटा से हम शुरू होते हैं, कोटा, जयपुर, ठीक है। फिर हम झुंझुनू और झुंझुनू के बाद हम दोस्तों अपना सीकर की तरफ हम रुक करते हैं। ये क्रम बताया था मैंने आपको, जिसमें आपकी सभी को पता है कि 70% से ऊपर है इन चारों जिलों की। इन चारों जिलों की 70% से ऊपर भी साक्षरता दर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 75 से ऊपर पूछे तो आपके दोस्तों जयपुर और कोटा के, यहाँ पर 75+ है दोस्तों इनकी। वही बात करें फिर क्वेश्चन पूछा जाता है एक न्यूनतम का, न्यूनतम साक्षरता दर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने बताया था पश्चिमी राजस्थान में जालौर से हम शुरू होते हैं दोस्तों। जालौर से बस चली थी अपनी सिरोही होते हुए उदयपुर जाना था, लेकिन प्रतापगढ़ पूछ गई दोस्तों। कहाँ पर पूछ गई, प्रतापगढ़ पूछ गई। और कहाँ पर जेल में पकड़ के कहाँ पर डाला गया दोस्तों, आपके बांसवाड़ा के अंदर। ये ट्रिक के माध्यम से हमने आपको जो टॉपिक वाइज टेस्ट किए आपको याद करवाया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता पूछा जाता है। तो पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों, आपकी 79.2 है, ठीक है। फिर पूछा जाता है दोस्तों आपकी महिला साक्षरता, महिला साक्षरता कितनी है दोस्तों, 52.1% है। कितनी है, 52.1%। वहीं बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुषों में सर्वाधिक, पुरुषों में सर्वाधिक किसके दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका पूछे तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों झुंझुनू, क्या आएगा दोस्तों आपके झुंझुनू। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और वहीं बात करें पुरुषों में न्यूनतम, न्यूनतम की बात करें दोस्तों पुरुषों के अंदर तो किसके दोस्तों आपकी, बताओ भाई, प्रतापगढ़ की। किसकी आपकी, प्रतापगढ़ की। वहीं बात करें दोस्तों आपके महिला की, महिला में एक क्वेश्चन पूछा था आपका सर्वाधिक, सर्वाधिक किसका है दोस्तों महिलाओं के अंदर, कोटा जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है, ठीक है। वहीं बात करें आपके न्यूनतम किसकी है दोस्तों महिलाओं के अंदर, तो न्यूनतम है दोस्तों आपके जालौर जिले की। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। डिटेल से हमने सारे क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज किए। कल ही अपनी राजस्थान की विशेषताओं की क्लास हुई है, वहाँ पर जाके देखना। बहुत ही शानदार तरीके से हर पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया। फिर दोस्तों आपकी पूछी जाती है ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी जैसे कलाम ने पूछा है, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका। तो ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण कितनी है दोस्तों, 61.4% है। और शहरी की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों आपकी, 79.7% है। कितनी आपकी, 79.7% है। ग्रामीण में बात करें दोस्तों सर्वाधिक की पूछी आपको, तो ग्रामीण में सर्वाधिक किसके दोस्तों आपकी, वही आपकी झुंझुनू की, किसके, झुंझुनू की है। न्यूनतम की बात करें दोस्तों ग्रामीण में तो कौन सा जिला आता है आपका दोस्तों, सिरोही आता है। क्या आता है, सिरोही आता है। शहरी के अंदर दोस्तों बात करें सर्वाधिक, शहरी के अंदर आपको सर्वाधिक पूछे तो दोस्तों कौन सा आता है आपका, उदयपुर। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा आपका, उदयपुर है। वही बात करें शहर के अंदर आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है आपका, वही बात करें आपके नागौर आता है। कौन सा आता है आपका, नागौर में शहर के अंदर लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, सबसे पहले आपको राजस्थान का याद होना चाहिए जनसंख्या घनत्व कितना है। राजस्थान का घनत्व की पूछे तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान घनत्व कितना है, 200 है। ये कब था आपका दोस्तों, 2011 के अंदर। 2001 के अंदर कितना था दोस्तों, ये 2001 के अंदर था दोस्तों 165। ये क्वेश्चन आपका 2025 में पटवारी के अंदर भी पूछा गया था। कितने अंकों की वृद्धि हुई दोस्तों, आपकी 35 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने अंकों की, 35 अंकों की वृद्धि हुई है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, हमें पूछा है कि सर्वाधिक सबसे अधिक घनत्व किसका है दोस्तों, ये पूछा है हमें क्वेश्चन। ठीक है, किस जिले का, जो निम्नलिखित जिले लिखे हुए उनके अंदर। तो दोस्तों सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, सर्वाधिक एक ट्रिक बताई थी मैंने, कौन सा आपकी, जबड़ा। कौन सी बताई थी दोस्तों, आपकी जबड़ा बताई थी। ठीक है, कौन सी बताई थी दोस्तों, आपको जबड़ा बताई थी। तो जबड़ा के अंदर दोस्तों मैंने क्या बताया था आपका, मैंने बताया था यहाँ पर सबसे पहले आता है दोस्तों जयपुर, फिर 2 नंबर पे क्या आता है दोस्तों आपके भरतपुर, 3 नंबर पे क्या आता है दोस्तों आपका दौसा, और 4 नंबर पे क्या आता है दोस्तों आपका अलवर आता है। ठीक है, 4 का तो क्रम मैंने आपको याद करवाया था, लेकिन यहाँ पर तो चारों से आगे का पूछा है, इन चारों से नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पर कल वाली जो क्लास होती है उसके अंदर बताया था कि आजकल 5 जिले पूछ जाते हैं, और मैंने 5वां जिला क्या बताया दोस्तों कि जबड़ा के बाद में वापस क्या लगेगा, डी लगेगा, और D4 क्या होगा दोस्तों आपका धौलपुर होगा। ये 5 नंबर का जिला है दोस्तों। तो ये 5 नंबर तक आपको याद होना चाहिए, वर्तमान में 5 नंबर तक आपकी पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वही दोस्तों आपके न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम मैंने बताया था आपका JBBC। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या बताया था, जैसलमेर, जिसका कितना है दोस्तों आपका 17 है। फिर दोस्तों मैंने बी के ऊपर मैंने क्या बताया था, जैसलमेर के हमेशा ऊपर जाना है आपको, बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर क्रम पूछा जाता है, बीकानेर का कितना बताया दोस्तों मैंने 78 बताया। फिर दोस्तों क्या आता है आपका बाड़मेर, और बाड़मेर कितना बताया दोस्तों मैंने 92 बताया। फिर आता है दोस्तों चूरू, चूरू कितना बताया मैंने 147 बताया था। तो ये ट्रिक आपका न्यूनतम वाला पूछा जाता है। जयपुर भरतपुर 2 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। कितना है, 500 अधिक। जयपुर की बात करें तो 595 है, और भरतपुर की बात करें तो 503 है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वही बात करें 400 से ऊपर चारों जिले हैं। ठीक है भाई, पूछे राजस्थान में 400 से अधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो जबड़ा वाले चारों जिले आ जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दौसा का 476 है और अलवर का 438, 477 और 438। तो ये क्रम आपका पूछा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और घनत्व के नजदीक जिला कौन सा आपका, नजदीक जिला की बात करें तो 2 जिले आते हैं दोस्तों आपका, कौन सा है तो सिरोही और टोंक। सिरोही आता है, एक कौन सा आता है आपका दोस्तों, टोंक आता है। जहाँ पर बात करें सिरोही का कितना है आपका दोस्तों 202, टोंक का 198, 202। तो ये फैक्ट क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद भी करवाया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है निम्नलिखित जिलों को। अब आपको ये याद होना है कि सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है आपकी राजस्थान की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या की बात करते हैं। कितनी है दोस्तों आपकी, 6,85,48,437। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है बार बार। जो भारतीय कितनी है दोस्तों, 5.66% है। किसकी, भारतीय जनसंख्या की। विश्व की जनसंख्या कितनी परसेंट है दोस्तों आपकी, विश्व की जनसंख्या की आपकी 1%। कितनी परसेंट है, 1% है। जो सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्थान की बात करें दोस्तों, स्थान मैंने 8वां स्थान बताया था, मूल 2011 के अंदर। लेकिन दोस्तों फिर मैंने क्या बताया था, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या अलग होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। क्या होता है दोस्तों, तेलंगाना अलग होता है। तो राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाता है आपका, राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाता है दोस्तों, राजस्थान का स्थान होता है आपका 7वां। ठीक है, पहले नंबर पर आता है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आता है दोस्तों बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। वर्तमान में 5वें नंबर पर कौन आता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश आता है। 6वें नंबर पर आपका दोस्तों तमिलनाडु, 7वें नंबर पर दोस्तों आपका राजस्थान, 8वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सर्वाधिक की मैंने ठीक है बताई थी। देखो सभी जिलों की तो जनसंख्या याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डीपी क्वेश्चन है। लेकिन सर्वाधिक की मैंने जे जानने वाली ट्रिक बताई थी आपको। कौन सी, जे जानने वाली ट्रिक। ठीक है, याद कर लेना। सबसे पहले आता है आपका जयपुर, फिर आता है दोस्तों आपका जोधपुर, फिर अलवर आता है दोस्तों, फिर नागौर आता है आपका, फिर दोस्तों उदयपुर आता है। ये 5 की तो मैंने ट्रिक बताई थी। यहाँ पर देखो इन 5 में से 2 तो दे रखे हैं आपके, अलवर और नागौर।
ठीक है, 5 में से 2 तो दे रखे हैं सर्वाधिक के अंदर से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा। तो पहले अलवर आएगा दोस्तों, ठीक है, और फिर नागौर आएगा। तो डी और सी, तो डी सी इसमें है, डी सी इसमें, ये 2 ऑप्शन तो कहे। ठीक है, आप देखो अब आपकी किस्मत है, 33 के 33 जिलों, यानी वर्तमान तो 41 जिले हो चुके हैं। 33 के 33 की जनसंख्या तो आपको याद होगी नहीं, लेकिन फिर भी बात करें हम, ऑप्शन तो काट ही सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। फिर दोस्तों आपका बूंदी आएगा, फिर आपका सिरोही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लेकिन इन 5 जिलों का पता है ना दोस्तों, तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे, ऑप्शन कट जाएंगे। ऐसा डीप क्वेश्चन में नहीं पूछेगा इतना, लेकिन कलाम ने थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा, यानी यहाँ पर ये मतलब हो गया कि आपको प्रत्येक जिले की जनसंख्या याद होनी चाहिए। प्रत्येक जिले की जनसंख्या याद करना मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि राजस्थान की जनसंख्या 6,50,38,437 है। बहुत से दोस्तों को ऐसी बात नहीं पता। ठीक है, विश्व भारत का कितना % रखती है ये भी नहीं पता, विश्व का कितना % है दोस्तों ये भी नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है ये कमेंट में बता दो, ठीक है, पता चल जाएगा। और कौन सी जनगणना है वर्तमान में 21वीं सदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर क्रम में बढ़ते हुए अक्षांशों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब सबसे पहले आपको अक्षांश याद होने चाहिए, अक्षांश याद होने चाहिए। अक्षांश की बात करें, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों, याद है कि नहीं है? तो याद है तो कमेंट के अंदर बताओ दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। इसको समझते हैं मैप के थ्रू। देखो सबसे पहले बात करते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ पर? आपके दक्षिण के अंदर है। यहाँ पर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश कौन से स्थान पर दोस्तों? आपके बोरकुंडा। कौन सा स्थान है यहाँ पर? बोरकुंडा स्थान है। बोरकुंडा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, अक्षांश विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे उत्तरतम बिंदु है वो कितने डिग्री अक्षांश में? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के अंदर है। कौन सा स्थान है दोस्तों? आपके कोणा गाँव है। किस जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? गंगानगर के अंदर पड़ता है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों इन अक्षांशों की? कुल लंबाई कितनी है राजस्थान की? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हमें क्या पूछा दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, यानी दक्षिण से यानी बोरकुंडा से उत्तर की ओर कोणा तक हमें जाना है, और बढ़ते हुए अक्षांशों का व्यवस्थित क्रम देखना है। तो दोस्तों आप देखो, आपको जिलों की स्थिति याद होनी चाहिए। सबसे पहले पूछा है मैं, देखो कोटा, तो आप सभी को पता है कोटा यहाँ पर है। ठीक है, मैप के थ्रू देखना, छोटा मैप है, ऐसा नहीं हो तो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। फिर दोस्तों डीग, डीग आपका भरतपुर से नया जिला बना है। ठीक है, डीग आपका भरतपुर से नया जिला बना है। डीग यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, डीग यहाँ पर आपका यहाँ पर है, जो आपके हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता है। डीग यहाँ पर हो गया। फिर हमें क्या पूछा है? फलोदी। फलोदी अपना फलोदी अपना जोधपुर से अलग हुआ है, तो ये अपना जोधपुर था यहाँ पर, और फलोदी अपना जैसलमेर के निकट है थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिख देते हैं फलोदी। ठीक है, भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा आप सभी को पता है अजमेर के नीचे। अजमेर आपका मध्यवर्ती यहाँ पर स्थित था, अजमेर यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों भीलवाड़ा। थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से क्रम उच्चक हो सकता है, क्योंकि मैप छोटा है अपना, मैप छोटा है दोस्तों। भीलवाड़ा थोड़ा कोटा यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पर ऐसे करता, फिर भीलवाड़ा, और हाँ ठीक ही गया मैंने, ठीक ही गया। फलोदी ऊपर है भीलवाड़ा से। ठीक है, याद कर लेना थोड़ा सा मैप से थ्रू। तो यहाँ पर देखो, आप देखो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? कोटा आएगा। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? आपका कोटा आएगा। तो ए देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें है, इसमें, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके। चलो जी भाई, बाय बाय टाटा। फिर बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा। फिर आएगा दोस्तों आपके भीलवाड़ा डी। देखो कोटा से ऊपर क्या है? भीलवाड़ा डी। इसमें डी है, इसमें बी है। आलो देखो, ये 2 जिले भी आते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि जिलों का क्रम याद है आपको, या जिले की स्थिति पता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों डी का फलोदी आएगा। ठीक है, C नंबर, और सबसे लास्ट में डी आएगा। ये भी पता है आपको, तो आराम से कर सकते हो। तो मैप याद है तो इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किन जिलों में एल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है? किन जिलों में एल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है? सबसे पहले तो एल्पी सोल्स मृदा पूछिए। तो मैंने क्या बताया था, एल्पी सोल्स मृदा की बात करें तो राजस्थान की मृदा के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण है। राजस्थान मृदा का आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया दोस्तों? आपके आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें, ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? USDA यानी अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा। किसके द्वारा?
अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा। इसने कितने भागों में बांटा दोस्तों? भाग की बात करें तो 5 भागों में राजस्थान की मृदा को विभाजित किया है। सबसे पहले मैप को लाते हैं दोस्तों, मैप के थ्रू हम इसको याद करते हैं। मैंने जलवायु के आधार पर इसको याद करवाया था आपको। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। मैंने इधर क्या बताया था आपकी जलवायु कैसी, आपकी शुष्क जलवायु। फिर बीच में कैसी जलवायु है दोस्तों? आपकी अर्धशुष्क जलवायु। अरावली के पश्चिम में कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु। जयपुर के आसपास कैसी जलवायु दोस्तों? आपकी उपाध्याय जलवायु। कैसी आपकी? उपाध्याय जलवायु है। मैंने मेवाड़ बताया था आपको, मेवाड़ में कैसी जलवायु पाया? मेवाड़ के आसपास यानी उदयपुर के ऊपरी जिले वगैरह लगभग आपकी बात करिए आदर। और दक्षिण के अंदर कौन सी जलवायु बताया था मैंने? अति आदर। अति आदर जलवायु प्रदेश बताया था मैंने। कौन से? अति आदर जलवायु प्रदेश। मैंने टॉपिक वाइज आपको ये चीजें समझाई है। सबसे पहले शुष्क प्रदेश के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी एडोसोल्स। एडोसोल्स, इनके उप विभाग सब बताए दोस्तों मैंने। अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें तो अर्धशुष्क प्रदेश में भी आपकी एडोसोल्स आती है सर्वाधिक भाग के अंदर, लेकिन दूसरे भाग के अंदर बात करें डॉट डॉट रूप में अपनी पाई जाती है। कौन सी? एंटीसोल्स। ठीक है, राजस्थान में डॉट डॉट रूप में कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स पाई जाती है। फिर दोस्तों मैंने उपाध्याय बताया था। उपाध्याय मैंने क्या बताया था? जयपुर को याद कर लेना। जयपुर के आसपास जिले और पूर्वी जिले के अंदर, तो पूर्व के अंदर कौन सी पाई जाती है दोस्तों जलवायु? बताओ भाई, कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी? अरे एल्पी सोल्स पाई जाती है, इंसेप्टी सोल्स पाई जाती है। तो एल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी आपकी? एल्पी सोल्स। फिर मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि आदर जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार इंसेप्टी सोल्स। इंसेप्टी सोल्स मृदा पाई जाती है। और फिर अति आदर जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सी पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर हाड़ौती में भी अति आदर ही है, तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी वर्टिसोल्स। तो ये अमेरिका द्वारा 5 भागों में बांटा गया था राजस्थान की मृदा को, और 5 भागों को हमने जलवायु के आधार पर याद किया था ताकि जिलों का क्रम हम याद कर सके, जिलों के ऑप्शन हम काट सके। जैसे अपने ऑप्शन आते हैं ना, ऐसे पूरे जिले याद नहीं होंगे आपको, लेकिन ऑप्शनों को जलवायु के आधार पर आप काट सकते हो। यहाँ पर एक अरावली और लेके आता हूँ दोस्तों अपनी। ये अपनी अरावली है, थोड़ा सा इधर से, ठीक है, ये अपनी अरावली है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्धशुष्क जलवायु से, ठीक है, जब आपकी आदर जलवायु प्रवेश करती है कौन सी मृदा आती है दोस्तों? इंसेप्टी सोल्स। यानी पूर्व से पश्चिम, अरावली के पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर किस मृदा में प्रवेश होता है दोस्तों? इंसेप्टी सोल्स मृदा में प्रवेश होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। अब देखो हमें पूछा एल्पी सोल्स मृदा, तो ये रहा आपका दोस्तों एल्पी सोल्स। आदर जलवायु प्रदेश के अंदर जयपुर और जयपुर के पूर्वी जिले, तो जयपुर और दौसा। पाली सिरोही नहीं दोस्तों आदर में आते हैं, तो यहाँ पर तो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर तो पाई जाती है इंसेप्टी सोल्स। अलवर भरतपुर दे रखा है यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर बालोतरा और नागौर दे रखा है, तो बालोतरा नागौर नहीं आएगा, अलवर भरतपुर। ए और डी आपका देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से, तो आराम से देखो जिलों के ऑप्शन का आपके कट रहे। पूरी जिले अलवर भरतपुर हो गया, जयपुर दौसा हो गया, तो ए और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से जिले आकृति अचंद्राकार है? कौन से जिले की आकृति अचंद्राकार है? अभी तो सिक्कर की है। 19 में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 19 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अचंद्राकार आकृति है। जैसे निम्न का थाना अलग हो जाएगा, इस कटोरे नुमा आकृति खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप याद रखोगे निम्न का थाना जिला बनते ही कि एक कटोरे नुमा जिला भी होता था, यानी अचंद्राकार आकृति होती थी उसकी, तो कौन सा था? आपका सिक्कर था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप नहीं है। देखो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कौन सा नहीं है, ये हमने बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पढ़ा था। पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें दोस्तों, इसकी आकृति कैसी होती है? आपकी हेयर पिन के तरह, हेयर पिन के समान होती है। और कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। यानी हमें पूछा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी रेखीय बालू का स्तूप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यानी पवनों के जो समांतर बनते हैं अनुदैर्ध्य कहलाते हैं, रेखीय बालू का स्तूप भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आपकी सिर्फ वनस्पति युग रेखीय, पवन विमुख रेखीय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें पैराबोलिक आ जाएगा इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है रेखीय बालू का स्तूप को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। और 3 भागों कौन से आपके? सिर्फ वनस्पति युक्त रेखीय, पवन विमुखी रेखीय। सीधा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पैराबोलिक आपका अनुदैर्ध्य नहीं है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप।
ऐसा दोस्तों आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। शिव के समान आकृति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? इसे बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बरखान। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों आपके बालेरी चूरू के अंदर। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके बालेरी चूरू के अंदर पाए जाते हैं। आकृति की बात करें जैसे ऐसे होती है आकृति, और इसका जो कोना वाला आकार है ये वाला, ये क्या कहलाता है दोस्तों? शिव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करना है तो आपको मैप आना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके, ये आपके अरावली है, मध्यवर्ती अपना अरावली हो जाएगा। ठीक है, अरावली। यहाँ पर कौन सा आपका? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर अरावली के पूर्व में क्या दोस्तों? आपका पूर्वी मैदान, जो आपके 23% भाग पर फैला हुआ है। 6.89% पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात करें, हरिमोहन सक्सेना की बुक की बात करें दिगंत अकादमी, तो 4 भागों के अंदर बांटा था। 1992 के अंदर ये बुक आई थी, राजस्थान का भूगोल। अरावली की बात करें, यहाँ पर मध्यवर्ती है, 4 भाग भौतिक प्रदेश है। हमें पूछा है कि पूरी मैदान, तो सबसे पहले पूरी मैदान है हाड़ौतिया पठार। हाड़ौतिया पठार आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आता है। हाड़ौतिया पठार और विद्यन कगार। हाड़ौतिया पठार पहला भाग है इसका, दूसरा आपका विद्यन कगार, विद्यन करगार। तो 2 भागों में बांटा गया था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। तो हाड़ौतिया पठार सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका हाड़ौतिया पठार आ जाएगा। तो 1 नंबर पर आपका बी आएगा दोस्तों। 1 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? आपका बी आएगा। तो इसी से भी आप पता लगा सकते हो, इसी से भी आप पता लगा सकते हो। ऑप्शन के अंदर बी कहाँ पर है आपका? ये रहा। बाकी ऑप्शन के अंदर बी नहीं है आपका, कैंसिल कैंसिल, इसके अंदर बी है। ठीक है, वही बात करें अरावली पर्वतीय क्षेत्र। फिर आपका अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश। अर्धशुष्क बांगर प्रदेश की बात करें तो आपका दोस्तों पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो शुष्क प्रदेश और दूसरा कौन सा? आपका अर्धशुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश को 25 सेमी संरक्षण रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। 25 सेमी। ये तो कौन सा था? आपका अर्धशुष्क प्रदेश भाग। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों। ऊपरी ऊपर था आपका घग्गर बेसिन, दूसरा बेसिन था दोस्तों पहला घग्गर, दूसरा आपका शेखावटी अंतः प्रवाही प्रदेश, अंतः प्रवाही प्रदेश। तीसरा बेसिन था दोस्तों आपके नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और चौथा बेसिन था आपका दोस्तों आपका लूणी बेसिन। कौन सा था आपका? लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं इसको। हमें क्या पूछा है? हमें आया आपका अर्धशुष्क बांगर प्रदेश। शेखावटी अंतः प्रवाही प्रदेश हम दोस्तों इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शेखावटी अंतः प्रवाही प्रदेश को ही अर्धशुष्क बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अर्धशुष्क बांगर प्रदेश। उपनाम की बात करें तो सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपके पूर्वी मैदान 2 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 दे रखा है। फिर दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश 3 नंबर पर आ जाएगा आपका। अर्धशुष्क बांगर प्रदेश 4 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अरावली 3 नंबर पर, अर्धशुष्क बांगर प्रदेश शेखावटी नंबर पर। यहाँ पर आता है आपका ये वाला प्रदेश अर्धशुष्क बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपकी उच्चरी बात करें घग्गर बेसिन ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों, बालू स्तूप मुक्त और बालू स्तूप युक्त। मुक्त की तरह दोस्तों 41.5 है, युक्त की तरह आपका 58.5 है। मुक्त के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, जो जैसलमेर वाला पोखरण और फलोदी वाला क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर बालू स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर आते हैं। इसमें आते हैं दोस्तों बालू स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर आते हैं। डिटेल से करवाया गया, पूरी लाइन टू लाइन आपको याद करवाने का प्रयास किया गया। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। टॉपिक वाइज क्लास देखना आपकी, वहाँ पर और ज़्यादा आपको समझ में आएगा इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार से याद करना है। वो भी आपके MCQ है, हाई लेवल MCQ आपके पूछे गए थे। वहाँ पर जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए वो सारी क्लास हमने अपने टॉपिक वाइज क्लास के माध्यम से आपको कवर करवाया। यानी इस सिलेबस को पूरा हमने कवर करवाया था और उसी आधार पर सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्न से कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों, देखो राजस्थान के लगभग दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसे विस्तृत है। बिल्कुल राइट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये विस्तृत है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। यहाँ पर याद करना दोस्तों, दक्षिण पूर्व यानी राजस्थान। देखो विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले विस्तार के 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये तो पूछा जाता है इसका विस्तार, पहला पूछा जाता है गुजरात के पालनपुर से। पालनपुर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात। यहाँ से कहाँ पर है आपकी? रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। ये कहाँ पर है दोस्तों? आपकी दिल्ली के अंदर। यहाँ तक इसका विस्तार है। कुल कितना आपका? 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर दोस्तों। फिर विस्तार पूछा जाता है दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में विस्तार दोस्तों इसका ख से ख तक। ठीक है, बात करें
तो कहाँ तक आता है दोस्तों, ख से ख तक, यानी ख से ख तक मतलब खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक इसका राजस्थान में विस्तार है। और कितना है दोस्तों, राजस्थान में 550 किलोमीटर। कितना है दोस्तों आपके 550 किलोमीटर। तो पहला आपका सही सत्य हो जाएगा। और यहाँ से विस्तार की बात करें, कहाँ से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। ठीक है, चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी में से एक है, बिल्कुल राइट। विश्व की प्राचीनतम सबसे वलित श्रेणी में है। यानी काल की बात करें दोस्तों, तो कौन से काल में आती है आपका दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, लगभग 65 करोड़ पूर्व है, लगभग 65 करोड़ पूर्व है कि ये चट्टाने हैं। पूछा जाता है बार बार। वर्तमान में कैसे है दोस्तों, वर्तमान की बात करें, वर्तमान स्थिति इसकी कैसी है दोस्तों, अवशिष्ट। कैसी अरावली की, अवशिष्ट, यानी अरावली का धीरे धीरे शरण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी अरावली का धीरे धीरे शरण हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। औसत ऊंचाई की बात करें 830 मीटर नहीं है दोस्तों, औसत ऊंचाई आपकी अरावली की 930 मीटर। कितनी आपकी दोस्तों, 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। जिसमें तांबा, जस्ता, शीशा सबसे अधिक धातु खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल right। राजस्थान में खनिजों का अजैब करके किसको कहा जाता है, आपका अरावली को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमने किए पहले, देखो सारे क्वेश्चन वही पूछे आपके। तो राइट आंसर क्या जगह, अच्छा तक पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 930 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चलो सम्मिलित करते हैं फटाफट। लीलागढ़ कहाँ पर है दोस्तों, लीलागढ़ की बात करें, लीलागढ़ आपके उदयपुर के अंदर, कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 876 मीटर है दोस्तों, ऊंचाई पूछी है तो 876 मीटर उदयपुर। ऋषिकेश की बात करें तो सिरोही के अंदर है, कहाँ पर दोस्तों, सिरोही के अंदर है। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों ऋषिकेश की, 1017 मीटर। मध्यवर्ती अरावली टोडगढ़ मोराई उपनाम की बात करें, इसे मोराई जी भी बोलते हैं, ठीक है, गौरम जी भी बोलते हैं इसको। कहाँ पर है दोस्तों, आपकी अजमेर के अंदर, कहाँ पर अजमेर के अंदर। ऋषिकेश कहाँ पर, सिरोही के अंदर। मध्यवर्ती मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सारे कराए हुए क्वेश्चन आपको, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है अभी। बिलाली की बात करें, बिलाली बार बार पूछा जाता है, कहाँ पर है दोस्तों, अलवर के अंदर। एक अलवर के अंदर है जिसकी ऊंचाई अलवर दे रखा, अच्छा अलवर तो पूछा ही है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों आपकी बिलाली की, 775 मीटर। कितनी आपकी, 775 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भौगोलिक रूप से प्रदेश का विभाजन नहीं है। तो अभी देखो दोस्तों, आपको बताया था मैंने, विद्यानगर आपकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। द गंगाधर भूमि बिल्कुल राइट, कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर है। ऊपरमाल का पठार बिल्कुल राइट है, भीलवाड़ा है। और आपकी बात करें बेसरोगढ़ से शुरू होता है, लेकिन मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान दोस्तों आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है। किसका भाग है दोस्तों, आपकी पूर्व मैदान का, पूरी मैदानी भाग है दोस्तों। पूरी मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया था, आपके 3 भागों के अंदर बांटा गया था। कौन से बेसिन के अंदर, आप सभी को मैंने ये चीज़ें आपको करवाई दोस्तों। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके बनास बेसिन। किसकी बात करते हैं दोस्तों, पूर्वी मैदान के बनास बेसिन की बात करते हैं। बनास बेसिन को कितने उपभागों में बांटा गया दोस्तों, उपभाग की बात करें तो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से दोस्तों, एक तो बांटा गया दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली मैदान। और दूसरा कौन सा बांटा गया दोस्तों, आपके मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे एम हेरोन महोदय ने, एम हेरोन महोदय ने तृतीय पेनी प्लेन का है, तृतीय पेनी प्लेन का है दोस्तों। आपके सबसे उपजाऊ भाग राजस्थान का, सबसे उपजाऊ भाग कौन सा दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ मैदान से एक क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, आपका कौन सा आता है दोस्तों, आपके टीलेनुमा पिंडमान, पिंडमान का मैदान, ठीक है। यहाँ से बहुत बार आता है दोस्तों, देवगढ़ के निकट है ये, देवगढ़ यानी राजसमंद के अंदर पड़ता है दोस्तों देवगढ़, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये आपके दोस्तों बनास बेसिन का भाग है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। वही बात करें दोस्तों, इस क्वेश्चन को और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से। दक्षिणी पूर्वी पठारी भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में दोस्तों, ये तो विंध्यकगार, एक दूसरा कौन सा आपका हड़ौतिया पठार, विंध्यकगार। और दूसरा कौन सा दोस्तों, हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठार। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका,
ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाड़ौती के पठार के अंदर बात करें दोस्तों कौन कौन से बाघ आते हैं दोस्तों, जैसे ऊपरमाल का पठार आ गया आपका, ऊपरमाल का पठार पठार आ जाता है। डाबी का पठार बूंदी में आ जाता है आपका, डाबी का पठार ये कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी के अंदर। रामगढ़ खटकर दरा वगैरह ये कहाँ पर है दोस्तों, डाबी दरा बूंदी के अंदर है, सारे के सारे पूछे जाते हैं आपके। शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि ये कहाँ पर है दोस्तों, बारा के अंदर। ये सारे के सारे कौन से आते हैं दोस्तों, हाड़ौती के पठार के अंदर आते हैं। ऊपरमाल का पठार गंगाधर उच्च भूमि कहाँ पर आती है दोस्तों, झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर हमें विचार करना है। इस मृदा में पोटास कैल्शियम लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पोटास लोहा कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। देखो नमी सबसे ज़्यादा धारण कौन कर सकती है, काली मिट्टी, सबसे ज़्यादा कौन कर सकती है, काली मिट्टी। इसका विस्तार राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश के अंदर ही है दोस्तों। हाड़ौती के अंदर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती के अंदर कैसी मृदा पाई जाती है दोस्तों, काली मृदा। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर राजस्थान की मृदा का प्रकार बताएं तो मध्यम काली मृदा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका लाल लोमी मृदा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर ये मृदा पाई जाती है। बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया है दोस्तों, माई बेसिन के अंदर, माई बेसिन मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, ये मध्यम निम्न ऊंचाई बालू का स्तूप से युक्त रेतीला मैदान है, बिल्कुल राइट। ये प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है, बिल्कुल शेखावटी अंतर प्रवाही प्रदेश है, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले और नागौर का उत्तरी भाग आता है, बिल्कुल राइट। इस क्षेत्र में वागड़ प्रदेश के नाम से नहीं दोस्तों, वागड़ प्रदेश के नहीं, आपकी बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से जाता है। देखो पीछे क्वेश्चन आपको पता था ना, तो कर सकता था इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अभी हमने पीछे क्वेश्चन ऐसे शेखावटी समिति था, बांगर प्रदेश यानी पूर्व का, जो पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा था ना, देखो उसी क्वेश्चन को यदि याद किया है, वो क्वेश्चन जिस दोस्त का सही है तो वो 1% आपका गलत नहीं होगा। बांगर प्रदेश के नाम से दोस्तों आपके दक्षिणी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जाना जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जाना जाता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं सारे सारे। शेखावटी अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें वह है दोस्तों कातली। या आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से बात करें, पूर्ण भाव की दृष्टि से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आंतरिक प्रवाह में पूर्ण भाव की दृष्टि से, पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, कातली है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, खंडेला से निकलती है। मंडरेला, खंडेला सीकर से निकलती है दोस्तों, और मंडरेला झुंझुनू में समाप्त हो जाती है, समाप्त। चूरू और बीकानेर ऐसे जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है। बीकानेर संभाग की बात करें तो एकमात्र गंगा नदी बहती है। फटेंगे अपवाद अंतर आपके अगले टेस्ट के अंदर आएगा, माइनर टेस्ट 2 के अंदर। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डिटेल से करना है दोस्तों। हमारा रिवीजन बेस्ट होना चाहिए, वैसे टिक लगाने होते हैं तो हमें अभी तक पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको 2 पार्टों के अंदर करें, एक पार्ट के अंदर करिए, आपको कमेंट के अंदर बताना, ताकि लंबी क्लासें भी नहीं हो और आप रिवीजन भी कर सको, साथ साथ आप बात करें वो भी कर सको, ठीक है। अपने सिलेबस को कवर भी कर सको, अगले टेस्ट भी तो पढ़ना आपको। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य क्रम से सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले युगम कौन सा है, सबसे कम और सबसे अधिक। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको मैं मैप के थ्रू मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, बताओ भाई औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितना है राजस्थान का। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, राजस्थान का औसत जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं, कितनी है दोस्तों आपकी। राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर आपकी 21.3%। कितनी है दोस्तों, 21.3% थी, ठीक है। 2001 में कितनी थी दोस्तों, 2001 में कितनी थी, 2001 में थी आपकी 28.41%। कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, बताओ भाई, कमी हुई। कितने अंकों की, 7.10%, 7.10% की कमी हुई है किसके अंदर दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको देखो मैप के थ्रू आपको याद करवाया था कि ये अपना राजस्थान है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सर्वाधिक पूछे तो दक्षिण में पश्चिम में चला जाना, और न्यूनतम पूछे तो आपको उत्तर में याद करना है, ठीक है। यहाँ पर न्यूनतम बताऊंगा, इधर ये अपना राजस्थान है प्यारा सा, दोनों क्रम याद कराऊंगा। यहाँ पर आपका न्यूनतम,
ठीक है, आज क्लास कम ही हो पाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। 30 क्वेश्चन तो कर लेते हैं। सर्वाधिक मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पर बाड़मेर, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा जिला है दोस्तों, जैसलमेर। बाड़मेर की मैंने कितनी बताई थी दोस्तों, बाड़मेर की बताई थी मैंने 32.5%, और जैसलमेर की मैंने कितनी बताई थी आपको, 31.8%। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि 30% से ऊपर 30% से ऊपर 10 के वर्ग दर वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं, तो वह दोस्तों आपके बाड़मेर और जैसलमेर, और इन दोनों के बीच में एक जिला था अपना जोधपुर। कौन सा था, जोधपुर 27.7%। हमें क्या पूछा है, सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे अधिक इसमें बाड़मेर के अंदर, तो बाड़मेर कहाँ पर दोस्तों, और सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम की बात करें तो सबसे उत्तरतम जिला कौन सा पड़ा था हमने, गंगानगर। गंगानगर की 10 के अंदर हमने 10% बढ़ी थी। गंगानगर के बाद हम दोस्तों हमने झुंझुनू के अंदर आए थे, झुंझुनू से मैंने सीधा बताया था दोस्तों आपकी पाली के अंदर चला जाना। कहाँ पर जाना है, पाली के अंदर जाना है, यह आपका न्यूनतम जनसंख्या क्रम है दोस्तों। न्यूनतम की बात करें तो गंगानगर, और सर्वाधिक पूछे तो बाड़मेर। न्यूनतम गंगानगर और सर्वाधिक बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र ऐसा है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 10%, तो गंगानगर है, सबसे ज़्यादा बाड़मेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो और करते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। माई बेसिन की बात कर रहा है, तो ये चीज़ को देखो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था। माई बेसिन की संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है दोस्तों। इसका निर्माण माई सोम जाखल नदियों के निर्माण से हुआ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर नहीं दोस्तों, इस मैदान की औसत ऊंचाई 500 600 नहीं है दोस्तों, आपकी 200 से 400 मीटर, 200 से 400 मीटर। ये चीज़ें मैंने आपको लाइन टू लाइन आपको याद करवाया था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल राइट। 56 का मैदान इसी बेसिन का चिन्ह, बिल्कुल राइट। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच 56 गाँव का समूह है, 56 गाँव का समूह है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके 56 का मैदान बोलते हैं दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, बात करें इसे काठल का मैदान भी बोला जाता है, काठल का मैदान भी बोलते हैं, काठल का मैदान है। और काठल का मैदान की बात करें दोस्तों, कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, कहाँ पर आपके दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 असत्य हो जाएगा। असत्य का पूछा ना 2। ये औसत ऊंचाई की बात करें 200 से 400 मीटर है। वही बात करें दोस्तों, सोम माई जाखम, माई की बात करें, माई कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के एमपी से महन झील से निकलती है, खादूगाम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। सोम की बात करें तो बिछामेड़ा की फाड़ी से निकलती है। जाखम की बात करें आपकी, तो आपकी कहाँ से निकलती है दोस्तों, भंवर माता की फाड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है, जाखम बांध नदी के ऊपर ही है। लेकिन ये क्वेश्चन हम नदियों का अपतंत्र में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर, अगले क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। वरना कलाम यहाँ पर नदी नहीं देता, अपतंत्र के अंदर, अपतंत्र में नदी नहीं देता, ठीक है, क्योंकि हमें भौतिक प्रदेश पूछा था, यहाँ पर अपतंत्र नदी नहीं आती। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सारे टॉपिक याद करें, क्योंकि अगला टॉपिक है आपका अपतंत्र। तो इसे बार समझ लेना, क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। 29 और 30 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा जो चार्जर नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य स्थिति के अनुसार सही है। निम्नलिखित कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के सामान्य स्थिति अनुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। बांसवाड़ा, चूरू, भीलवाड़ा नहीं। सबसे पहले दोस्तों मानसून की बात करें तो आपको मैप याद होना चाहिए, ये मैप है, ठीक है। और राजस्थान में मानसून कब आता है दोस्तों, राजस्थान में बात करें मानसून 15 जून, ठीक है। मध्य बात करें 15 जून। और मानसून कहाँ से आता है, ये अपनी अरावली हो जाएगी। अरब सागर की शाखा आती है इस तरह से, ठीक है, दक्षिण से टकराती हुई, मालाबार तट वगैरह कच्छ के रण में आती हुई, इस तरह से आपकी अरब सागर की शाखा आती है। सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है, बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के बाद में दोस्तों इससे बढ़ती है समांतर, अरावली की समांतर, अरावली मान लेता हूँ यहाँ पर, अलग पेन से लिख देता हूँ ना, थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में पूरी क्लास जा सकती है अपनी, तो थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपके अरावली के समांतर या अरब सागर शाखा निकल जाती है। हमें क्या पूछा, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्य तिथि के अनुसार, सामान्य तिथि के अनुसार पूछा, तो 15 जून से लगभग आपका राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले दोस्तों दक्षिण में करता है, तो दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर चाहिए, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चूरू तो ऐसे निकल जाएगा। फिर दोस्तों आपके चूरू दे रखा है, चूरू तो यहाँ पर है अपना, चूरू कहाँ पर अपना, यहाँ पर अपना चूरू, हनुमानगढ़ के नीचे, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत दूर पूछेगा, उससे पहले भीलवाड़ा आ जाएगा, फिर अजमेर आ जाएगा, भीलवाड़ा अपना यहीं पर है, ठीक है। फिर आपका अजमेर यहीं पर है आपका,
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो आराम से मैं भी याद है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, और मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से समझा है। अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बताया, और किस प्रकार से प्रवेश करता है राजस्थान में वर्षा काल, ठीक है, अरब सागर की जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कहाँ से प्रवेश करता है, किस तिथि को प्रवेश करता है, ये सारे टॉपिक आज हमने एनालिसिस किया, बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए गए थे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम अगले क्वेश्चन कल करेंगे दोस्तों, क्योंकि हो नहीं पाएंगे, 5% ही चार्ज होगा मेरे हिसाब से, 4% चार्ज है अपना, तो नहीं हो पाएगा। तो सीधी सीधी बात है। राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये भी परिवेश क्वेश्चन है, पीछे मैंने आपको बताया ना, लाल लोमी मृदा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है वो दोस्तों, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में पहले 2 जिले आते थे आपके, उदयपुर व कोटा। वर्तमान में दोस्तों 3 जिले आने लगे हैं, ठीक है। स्लोम्बर और याद कर लेना, अभी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, स्लोम्बर में कैसी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा, क्योंकि उदयपुर से अलग हुआ है, ठीक है। उदयपुर और कोटा तो पहले इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन किस सीधा पूछा जाता है। नवीन बुरी मृदा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो बात करते हैं राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान को 14 कृषि मृदा के अंदर बांटा दोस्तों। राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा कितने भाग बांटा गया? 14 भाग। भूमि नवीन बुरी मृदा कहाँ पर बताई दोस्तों इन्होंने? भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर के अंदर। भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर के अंदर। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों। आज 30 क्वेश्चन हमने माइनर टेस्ट एक के एनालिसिस किए हैं। मैंने लगभग 2 घंटे का प्लान बनाया था कि 2 घंटे में आपको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे डिटेल से करें या थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा कम बताए, वैसे टॉपिक वाइज हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं वैसे भी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि रिविजन के लिए बेस्ट हो कि आप जब भी पेपर एनालिसिस करो तो आपको आसपास किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो वो आपको याद होना चाहिए। मेन लक्ष्य हुआ है अपना कि रिविजन बेस्ट होना चाहिए, अपनी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है। पेपर तो हम सभी देते हैं, पेपर को हम सभी देख के आते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी आज की कमेंट के अंदर जरूर बताना। कल इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, और अगला जो माइनर टेस्ट 2 होगा तो उसको हम एक साथ करने का प्रयास करेंगे। आगे क्वेश्चन में इतना नहीं है, लगभग 30 मिनट की क्लास हो रहा है, क्योंकि आरटी एक आएगा आपका, ठीक है। ये जीके वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं। इसके अंदर आपकी 1857 क्रांति थोड़ा सा है जो भारतीय संदर्भ में है, बंकिम चंद्र है जो व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन है 7-8, वो आपके क्वेश्चन है, करंट के 5 क्वेश्चन है। तो आगे वाले क्वेश्चन आपके कल के 1 घंटे के अंदर आपको समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर बताना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो, दोस्तों, ये टेस्ट होता है दोस्तों आपके PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर। ये अपना ऐप है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में आपके टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से आपके यहाँ पर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। माइनर टेस्ट 2 की बात करें तो माइनर टेस्ट 2 शुरू हो चुका है, ये टॉपिक हो भी चुका है। VD सावरकर की बात करें, ये टेस्ट हो चुका है आपका। आज आपका अपतंत्र का यहाँ पर टेस्ट होगा, और इसका एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर राज बिहारी बोस, भारतीय इतिहास में राज बिहारी बोस का आपका टेस्ट होने वाले हैं। 2 टेस्ट आज होने वाले, और अभी 2 क्लासें अभी आगे आने वाली है आपकी, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आपका रिव्यू जरूर बताना ऐप के ऊपर टेस्ट देने के बाद कि आपका किस प्रकार से आपको एनालिसिस हो रहा है, इसका कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, ताकि हमें पता करें। और आज की क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना कि विश्लेषण कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।